नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 13 अप्रैल 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के मार्ग के रूप में होप्स, HOPS। तो दोस्तों, होप्स यानी स्वास्थ्य सेवा एक वैकल्पिक सार्वजनिक सेवा के रूप में एक सार्वजनिक संस्थान में मुफ्त गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त करने की कानूनी अधिकार सुनिश्चित करेगा। और दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल है क्या, इसके कुछ उदाहरण भी लेंगे, भारत में क्या स्थिति है। और दूसरा टॉपिक है भारतीय रेलवे के बेहतर प्रबंधन के लिए विलय। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के निर्माण के संबंध में हाल ही में एक राजपत्र अधिसूचना दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। तो दोस्तों, इसमें कई सेवाओं को एक साथ यानी जो इसमें IRMS बनाने के लिए 10 ग्रुप ए भारतीय रेल सेवाओं में से 8 को मिला दिया गया है, जैसे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इन सब को जो है इसी में मिला दिया गया है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यह विलय क्यों किया गया, इसका क्या लाभ है, अधिकारियों की क्या चिंता है, इन सब की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा प्रथा का पालन करने के लिए एक अपराधी का दाग लगना। दोस्तों, पोस्को अधिनियम आपने सुना होगा। यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए 2012 में अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून है। इसमें संशोधन भी किया गया 2019 में। तो दोस्तों, पोस्को अधिनियम के तहत युवा आदिवासी पुरुषों को अनजाने में जल्दी शादी करने की प्रथा जेल में डाल रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इस प्रथा और इसके कानून, और साथ साथ इसमें पोस्को एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो संशोधन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और इस घटना का उदाहरण लेकर के इसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा है संघर्षकर्ता आंगनवाड़ी मॉडल। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें कम वेतन मिलता है और उनके ऊपर बोझ अधिक होता है, जिसकी वजह से इनकी गुणवत्ता में कमी देखी गई है। तो इसके संबंध में हम लोग कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की प्रमुख बातों को पढ़ेंगे और क्या संशोधन किया जाए या क्या सुधार किया जाए जिससे कि आंगनवाड़ी क्षेत्र को और बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इसी में हम लोग ICDS योजना के बारे में भी पढ़ेंगे, जो 1975 में केंद्र प्रायोजित योजना थी। तो इन सब की चर्चा करेंगे। और पांचवा टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस को समझना। और इसके साथ साथ इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, और भारत की राष्ट्रीय IPR नीति क्या है, 2016 के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इन सब की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की हम बात करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक है HOPS एज ए रूट टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो दोस्तों, यह पृष्ठ संख्या 8 यानी संपादकीय पृष्ठ पे आया है। इसको शासन स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं सेकंड पेपर के अंतर्गत। तो दोस्तों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के मार्ग के रूप में होप्स यानी स्वास्थ्य सेवा एक वैकल्पिक सार्वजनिक सेवा के रूप में एक सार्वजनिक संस्थान में मुफ्त गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करेगी। तो दोस्तों, इसमें प्रमुख तथ्य यही है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर दुनिया भर में सार्वजनिक नीति का एक स्वीकार्य उद्देश्य बन गया है। दोस्तों, इसे SDG में भी शामिल किया गया है। 2030 तक इसके तहत सब लोगों को लाभ मिलेगा, और यहां तक कि कई देशों ने इसमें महसूस भी किया है। और ऐसे में भारत के लिए भी समय आ गया है, कम से कम कुछ भारतीय राज्यों के लिए। तो दोस्तों, UHC आमतौर पर 1 या 2 बुनियादी दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। यानी क्या है सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बिंदु है, सार्वजनिक सेवा, और दूसरा है सामाजिक बीमा। तो जो पहला दृष्टिकोण है, स्वास्थ्य देखभाल एक निःशुल्क सार्वजनिक सेवा के रूप में प्रदान की जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे फायर ब्रिगेड की सेवाएं या सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाएं। अगर यह समाजवादी सोच की तरह लगता है
तो यही दिलचस्प है। हालांकि इस समाजवादी परियोजना से न केवल क्यूबा जैसे कम्युनिस्ट देशों में बल्कि पूंजीवादी दुनिया यूनाइटेड किंगडम से परे भी इसने काम किया है। और दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है निजी और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल के सार्वजनिक प्रावधान की अनुमति देता है, लेकिन लागत ज्यादातर सामाजिक बीमा कोष द्वारा वहन की जाती है, रोगी द्वारा नहीं। तो इसलिए परिणाम समान है, सभी के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच है। सामाजिक बीमा निजी बीमा बाजार से बहुत अलग है और सबसे सरल प्रकार वह है जहां बीमा अनिवार्य और सार्वभौमिक है। तो मुख्य रूप से सामान्य कराधान से वित्त पोषित है और सार्वजनिक हित में एकल गैर सरकारी एजेंसी द्वारा चलाया जाता है। यह कनाडा में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जैसे ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के साथ अन्य देशों में अलग अलग तरीके से कार्य करता है। तो यह एक एकल भुगतानकर्ता प्रणाली राज्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं से अच्छी कीमत के लिए सौदेबाजी करना आसान बनाती है। लेकिन कुछ देशों में सामाजिक बीमा के अन्य मॉडल हैं। उदाहरण के लिए एकल भुगतानकर्ता के बजाय कई गैर लाभकारी बीमा निधियों पर आधारित जैसे जर्मनी, बुनियादी सिद्धांत वहां पर बने हुए हैं। सभी को कवर किया जाना चाहिए और बीमा को निजी लाभ के बजाय सार्वजनिक हित के लिए तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन इसके समक्ष बहुत महत्वपूर्ण कुछ चुनौतियां हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपस्थिति का मतलब मरीज हर दूसरे दिन महंगे अस्पतालों में चले जाते हैं और यह सिस्टम को बेकार और महंगा बना देता है। वैसे भी सामाजिक बीमा के साथ लागत को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि रोगी और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की महंगी देखभाल में संयुक्त रुचि है। तो इसके लिए एक संभावित उपाय यह है कि रोगी को लागत का हिस्सा वहन करना होगा, लेकिन यह यूएचसी के सिद्धांत के विपरीत है। यहां तक कि छोटे सह भुगतान अक्सर कई गरीब रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से बाहर कर देते हैं। और दोस्तों, सामाजिक बीमा के साथ एक और चुनौती वह है निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को विनियमित करना है। यहां लाभकारी और गैर लाभकारी प्रदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करने की आवश्यकता है। तो गैर लाभकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं ने दुनिया भर में बहुत अच्छा कार्य किया है। अमेरिका सहित जहां कुछ दशक पहले अधिकांश अस्पताल गैर लाभकारी संस्थान थे, तो लाभ के उद्देश्य और रोगी की भलाई के बीच व्यापक संघर्ष के कारण लाभकारी स्वास्थ्य देखभाल हालांकि गहरी समस्याग्रस्त हैं और यह सख्त नियमन की मांग करता है अगर लाभ के लिए स्वास्थ्य देखभाल की अनुमति है तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अद्भुत कार्य करता है, लेकिन केवल तभी जब डॉक्टर और नर्स काम पर हों और मरीजों की देखभाल कर रहे हों। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत के लिए यूएससी के लिए संभावित मार्ग। तो दोस्तों, यूएससी के लिए ढांचा को मुख्य रूप से एक सार्वजनिक सेवा के रूप में स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित होगा। और दोस्तों, इस ढांचे को स्वास्थ्य सेवा एक वैकल्पिक सार्वजनिक सेवा होप्स कहा जा सकता है। यदि वे चाहें तो सभी को किसी सार्वजनिक संस्थान में मुफ्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा और यह किसी को भी अपने खर्च पर निजी क्षेत्र से स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने से नहीं रोकेगा। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र हर किसी को सही, मुफ्त में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त में उपलब्ध है, तो अधिकांश रोगियों के पास निजी क्षेत्र में जाने का कोई कारण नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में अधिकांश बीमारियों को इलाज सार्वजनिक क्षेत्र में संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है और मरीज को कम कीमत, यानी कि वहां पर कम पैसे पर। और आज भी आप देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी हॉस्पिटल हैं वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं अगर दे जाएं तो लोगों को लाभ मिल सकता है। और सामाजिक बीमा मुख्य रूप से गैर लाभकारी क्षेत्रों के भीतर कार्य करने के लिए एक मामला है जहां तक संभव हो प्रॉफिट स्वास्थ्य देखभाल को छोड़कर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यूएससी का मतलब असीमित स्वास्थ्य देखभाल नहीं है।
हर किसी को जो गारंटी दे सकती है उसकी भी हमेशा सीमाएं होती हैं। तमिलनाडु अपने प्रस्तावित स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के तहत HOPS को एक वास्तविकता बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है और तमिलनाडु पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे प्रभाव से प्रदान करने में सक्षम है और वहां के लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। तो ऐसे में पूरे देश में इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के अधिकार को संवैधानिक अमलीजामा पहनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए हमें विदेशों से सीखना होगा, कुछ विदेशी मॉडलों से, जैसे थाईलैंड से सीखना होगा। लगभग 20 साल पहले थाईलैंड ने आज के भारत के समान प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज शुरू किया था। जिस चीज ने इसे संभव बनाया वह था धीरे धीरे लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना। इसी तरह से ब्राजील से भी हम सीख सकते हैं सिस्टेमा यूनिको डी सोडे, इसे SUS कहा जाता है, यानी यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क पर निर्भर करता है। यह ब्राजील में कवरेज के तेजी से विस्तार का एक प्रमुख रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है। यह मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज की गारंटी देता है जिसमें फार्मास्यूटिकल सेवाएं भी शामिल हैं। इसे 1988 में ब्राजील के संविधान में रखा गया और पिछले 30 वर्षों में ब्राजीलियाई लोगों ने स्वास्थ्य कवरेज के साथ साथ परिणाम में भारी वृद्धि का अनुभव किया है। दोस्तों, जीवन प्रत्याशा 64 से बढ़कर 76 वर्ष हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 53 से घटकर 14 हो गई है। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार SUS में देखभाल करने वालों में 95% उपचार प्राप्त करने में सक्षम है। तो हर साल SUS 2 मिलियन से अधिक जन्म, 10 मिलियन अस्पताल में प्रवेश और लगभग 1 बिलियन एम्बुलेटरी प्रक्रियाओं को कवर करता है। दोस्तों, ब्राजील अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.8% SUS पर खर्च करता है, जो कि यूके की तुलना में 3 गुना अधिक आबादी की वह सहायता करता है। दोस्तों, SUS की रणनीति सामुदायिक स्वास्थ्य एजेंटों के व्यापक कार्य पर आधारित है, जो कार्यक्रम में नामांकित प्रत्येक परिवार से मासिक मुलाकात करते हैं और यह एजेंट कई तरह से काम करते हैं। उदाहरण के लिए वह स्वास्थ्य संवर्धन रोकथाम गतिविधियों का संचालन करते हैं और यह देखते हैं कि परिवार के सदस्य किसी भी उपचार का पालन कर रहे हैं या नहीं। नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। तो SUS ने 2000 में कवरेज के 4% से 2015 में कुल जनसंख्या के 64% को कवर किया था और यह ग्रामीण क्षेत्रों और देश के सबसे गरीब राज्यों तक भी पहुंचने में सक्षम था। तो दोस्तों, इस मॉडल को हम भी अपना सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संपादकीय की ओर। तो यह पेज नंबर 8 पे ही आया है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ सकते हैं। ए मर्जर टू बेटर मैनेज द इंडियन रेलवेज। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के बेहतर प्रबंधन के लिए विलय नई भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के तहत अपने भावी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों, हाल ही में एक राजपत्र अधिसूचना में भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा, जिसे IRMS का निर्माण किया गया है और इसके अंतर्गत 10 ग्रुप ए भारतीय रेलवे सेवाओं को 8 यानी 10 में से 8 को विलय कर दिया गया। तो इसमें जो है वो है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस मैकेनिकल इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिविल इंजीनियर एंड इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS। तो इन सब का विलय कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह पुनर्गठन भारतीय रेल की शीर्ष भारी नौकरशाही को युक्ति संगत बनाएगा और UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से IRMS के लिए लाखों आवेदन लोग करेंगे। तो इस तरह से समन्वित कार्य अगर देखा जाए रेलवे अधिकारी के लिए, तो वर्ष का प्रत्येक दिन व्यवहारिक रूप से एक कार्य दिवस होता है। वह एक तरह से देखते हैं कि एक भारतीय रेलवे का अधिकारी पोस्टिंग में
एक सामान्य दिन यानी सुबह 6 बजे से अगर वो शुरू होता है तो रात में विषम घंटों में नियंत्रण कार्यालय कॉल भी होते हैं और उसे हर दिन अपनी योग्यता साबित करनी होती है। तो दोस्तों, नवीनतम तकनीक को अपनाने और रसद संचालन की दक्षता में सुधार के लिए ज्ञान के निरंतर अद्यतन की आवश्यकता होती है अधिकारियों को। तो आईआरएमएस के निर्माण के बाद भारतीय रेलवे के 8000 मौजूद अधिकारियों को महत्वाकांक्षी गति शक्ति परियोजना को पूरा करने के लिए समन्वय में काम करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से विलय का मतलब होगा कि नए भर्ती आईआरएमएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण को नया स्वरूप देना ताकि उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। और इस तरह से मिशन कर्मयोगी में अधिकारियों की योग्यता आधारित पोस्टिंग का भी प्रावधान है और इस तरह से एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआरएमएस अधिकारियों के कैरियर की प्रगति को आकार देने में यह मददगार सिद्ध होगा। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच अधिकारियों को चिंता है, खासकर वरिष्ठ रेल अधिकारियों के, जो कि संवर्गों के विलय से सिविल सेवा अधिकारियों की जो प्रबंधकीय विशेषज्ञता है वह कमजोर हो जाएगी और आईआरएमएस के तहत उम्मीदवारों के लिए सीटों की संख्या भी कम हो जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि सीटों की संख्या को हम बढ़ाएंगे। रेलवे अब तक 8 सेवाओं में कम से कम 300 अधिकारियों को नियुक्त करता था, लेकिन अब इसके तहत करीब 50% भर्तियों में कटौती हो जाएगी। हालांकि अधिकारियों का यही कहना है कि भर्तियों की संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी और भारतीय रेलवे तकनीकी पृष्ठभूमि वाले आवेदकों के लिए इंजीनियरिंग परीक्षा के माध्यम से 200 और उम्मीदवारों को शामिल करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो यही सब चिंताएं हैं अधिकारियों की कि आने वाले दिनों में क्या होगा। उनकी पदोन्नति को लेकर के चिंता है कि जो नए अधिकारी आएंगे उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा और इनका प्रमोशन नहीं होगा। और दोस्तों, मौजूदा अधिकारियों ने अपने संबंधित विभागों के एक निश्चित ग्रेड वरिष्ठता चूंकि अर्जित की है, तो इस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी वरिष्ठता कम हो जाएगी। तो यह विलय क्यों किया गया है? तो दोस्तों, रेल सेवाओं के विलय के पीछे का जो उद्देश्य है अधिक प्रभावी शासन लाना है। इस कदम से विभागों के बीच जो तनातनी होती है वो खत्म होने की उम्मीद है। अधिकारियों को विभागीय साइलों से संबंधित कई मुद्दों से छुटकारा मिलेगा जो इतने विशाल संगठन के प्रबंधन में एक खतरा बन गए हैं। और रेल मंत्रालय की मौजूदा अधिसूचना में कैडरों के मौजूद पदों पर किसी पूर्वव्यापी प्रभाव का उल्लेख नहीं है। तो इस कदम से विभाग के बीच जो तनातनी है वह खत्म होगी। यही कारण है कि यह विलय किया गया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 9 पे आए हुए, इसे सामाजिक न्याय के अंतर्गत डाल सकते हैं। प्रथा का पालन करने के लिए एक अपराधी का दाग लगना। तो दोस्तों, जैसे कि आदिवासी समुदायों में ढेर सारी प्रथाएं होती हैं, उन्हें चूंकि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, विवाह हो जाता है और जब वह प्रसव के लिए हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहां अगर उनकी उम्र लिखी जाती है तो वह उम्र जो है कम रहती है, जिसकी वजह से पुलिस उनके ऊपर केस चला देती है और वो अपराधी के रूप में उन्हें जेल हो जाती है। तो इस तरह से पोस्को अधिनियम के तहत युवा आदिवासी पुरुषों को अनजाने में जल्दी शादी करने की प्रथा जेल में डाल रही है। तो यह काफी चिंता का विषय है। दोस्तों, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पढ़े हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। तो यहाँ पर ढेर सारी प्रथाएं हैं, यहाँ ढेर सारी जनजातियां पाई जाती हैं। टोडा है, कोटा है, इरुलाज है, पनियाज है, कटुनायक है, कुरुम्बा है। इन सब में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, जिसकी वजह से यहाँ के युवकों को परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, यह प्रथाएं एवं कानून तो पोस्को अधिनियम बच्चों की यौन अपराधों से बचाने के लिए 2012 में अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून है और इसे 2019 में संशोधित भी किया गया है। तो जब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को प्रसव के लिए यहाँ पे भर्ती कराया जाता है तो यह अस्पतालों के अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना अनिवार्य करता है। और दोस्तों, ऐसे में पता चलता है कि वह महिलाएं 18 वर्ष से कम हैं। तब जो है ऐसे में उनके जो पति हैं उनके ऊपर केस चलता है। तो गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना यहाँ अनिवार्य हो जाता है। और ऐसे में आदिवासी लोग अपनी जन्म तिथि का, चूंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता है और उन्हें बस शारीरिक विकास के माध्यम से उनका विवाह कर दिया जाता है, लेकिन उनकी उम्र कम होती है। तो दोस्तों, भारत एक विविध राष्ट्र है। पूरे देश के लिए एक समान कानून काफी मुश्किल भरा काम है। तो आदिवासी समुदाय में चूंकि विविध प्रथाएं हैं,
जैसे अरुणाचल प्रदेश के गैलोंग में बहुपति प्रथा का प्रचलन है, यानी जहां एक परिवार के भाई जो दुल्हन की अधिक कीमत नहीं दे सकते उसी महिला से शादी करते हैं। तो इस तरह से यह जो है कम जीवन प्रत्याशा वाले आदिवासी समुदायों के लिए भी 18 साल की उम्र से पहले शादी करना स्वाभाविक और तार्किक है, क्योंकि उन्हें जो है अपने अस्तित्व को भी बचाना है, इस वजह से वह आगे बढ़ते हैं। तो उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार सामाजिक न्याय के आदर्शों के विरुद्ध है। तो दोस्तों, आदिवासी महिलाएं ज्यादातर आत्मनिर्भर होती हैं और हाल के दिनों में चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसे में ढेर सारे आपराधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। तो पोस्को अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए आदिवासी युवाओं को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें न्यायिक हिरासत में डाल दिया जाता है। और दोस्तों, इस नजरबंदी को उनके द्वारा, चूंकि आदिवासी समूहों में उतना शिक्षा का अभी महत्व नहीं है, अभाव है, जागरूकता का अभाव है, तो इस तरह से जब बच्चे का, नवजात शिशु का जन्म होता है तो वो लोगों को जेल हो जाती है। तो ऐसे में उसे दुर्भाग्य पूर्ण माना जाता है, वह उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, जिसकी वजह से, इस अंधविश्वास की वजह से वह वैवाहिक जीवन भी टूट जाता है, साथ साथ वह बच्चे का परित्याग भी कर देता है। तो इस तरह से उन बच्चों के रहन सहन और उपयुक्त गुणवत्ता युक्त जीवन जीने में भी समस्याएं आ रही हैं। तो दोस्तों, अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य ने सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल नियम जमानत है, न कि जेल, और उच्च न्यायालयों या जिला न्यायालयों से इस सिद्धांत को लागू करने का आग्रह किया गया है। तो इस तरह से आदिवासी लड़कों के खिलाफ पोस्को अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामले अंततः सबूतों के अभाव में या समझौते के कारण बरी हो जाते हैं। अतः इन गिरफ्तारियों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो इनके लिए जरूरत है पोस्को अधिनियम या अन्य क्षेत्रों में बदलाव की आवश्यकता है। तो पोस्को अधिनियम के क्रियान्वयन में ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। केरल के वायनाड जिले के आदिवासी समुदायों को नीलगिरी के समान ही मुद्दों का सामना करना पड़ता है। तो इसके जवाब में केरल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को पोक्सो अधिनियम के बारे में शिक्षित करने के लिए पनिया भाषा की एक लघु फिल्म इंचा बनाई है। जब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले आदिवासी पुरुषों के खिलाफ 250 से अधिक मामले दर्ज किए गए। तो इस फिल्म के माध्यम से उन जनजातीय समूहों में जागरूकता प्रदान की जा रही है कि वह कम उम्र में विवाह न करें और इस तरह से वह इस अपराध से बच सकते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं, विथ केसेस राइजिंग अंडर पोस्को, ए फिल्म इन केरला एम टू वार्न ट्राइबल अबाउट पेरिल्स ऑफ अंडर एज मैरिज। दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं 250 में 90% ऑफ होम बिलोंग ए ट्राइबल कम्युनिटी, यानी 90% से अधिक जो लोग जेल गए वह जो है ट्राइबल कम्युनिटी से थे। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 में आया। तो इसमें काफी बदलाव किए गए, जिसमें पेनिट्रेटिव यौन हमला, तो पेनिट्रेटिव यौन हमला यानी सेक्सुअल असॉल्ट या 2019 के तहत ऐसे अपराधों के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस विधेयक में 7 से 10 वर्ष तक की न्यूनतम सजा की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष की कम आयु के बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 वर्ष के लिए आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें ऐसे मामले शामिल होते हैं जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य या पब्लिक सर्वेंट बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करते हैं। तो दोस्तों, विधेयक गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले की परिभाषा को 2 आधारों पर बताता है। पहला कि हमले के कारण बच्चे की मौत, और दूसरा है प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला। इसी तरह से वर्तमान में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। और विधेयक न्यूनतम सजा को 10 वर्ष से 20 वर्ष और अधिकतम सजा को मृत्यु दंड करने का प्रावधान करता है। दोस्तों, इसी तरह गंभीर यौन हमला, तो इसमें जो है विधेयक में गंभीर यौन हमले 2 स्थितियों में शामिल, यानी प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला या जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चों को हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है और कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना, और यह जो है पोर्नोग्राफिक सामग्री का स्टोरेज। दोस्तों, यह भी इस विधेयक के अनुसार इस अपराध के लिए 3 से 5 वर्ष की सजा का जुर्माना कर सकते हैं और साथ में जुर्माना दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त
अतिरिक्त विधेयक में बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री के स्टोरेज से जुड़े 2 और अपराधों को इसमें जोड़ा गया है। यानी बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट, डिलीट या रिपोर्ट करने में असफलता या किसी ऐसी सामग्री को ट्रांसमिट, प्रचारित या प्रबंधित करना सिर्फ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने के उद्देश्य किया जाता है, यह सब शामिल है। दोस्तों अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 9 पर ही, इसको सामाजिक न्याय के अंतर्गत डाल सकते हैं। संघर्षकर्ता आंगनबाड़ी मॉडल। दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में प्रारंभिक बचपन जो चाइल्ड एजुकेशन है उसको पुनर्जीवित करने की क्षमता है, लेकिन उनको ऊपर सरकार ध्यान कम दे रही है। उनको वेतन की कमी है, उनके ऊपर अधिक बोझ है, जिसकी वजह से यह जो क्षेत्र है काफी कमजोर सिद्ध हो रहा है। तो जो बच्चे जल्दी और खेल आधारित सीखने की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, उनके विकास के परिणाम उन लोगों की तुलना में बेहतर होते हैं जो नहीं करते हैं। तो दोस्तों 2013 में नेशनल ईसी केयर एंड एजुकेशन कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री स्कूल में प्ले वे पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया। तो कोविड-19 ने ईसीई सेवाओं और प्रगति को रोक दिया। तो इस तरह से इसका बहुत ही कह सकते हैं व्यापक प्रभाव पड़ा। तो पूर्वी स्कूल शिक्षा इस पैकेज में प्रदान की जाने वाली 6 सेवाओं में से एक है। तो दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्र और निजी प्री स्कूल इंगित करते हैं कि कोई भी मॉडल छोटे बच्चों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त इनपुट प्रदान नहीं कर रहा है। चूंकि असर ASER, इसके बारे में कल भी हम लोग दोस्तों चर्चा किए थे, इसकी रिपोर्ट 4 से 8 साल के बीच नामांकित बच्चों में से आधे भी उम्र के हिसाब से संज्ञानात्मक कार्य नहीं कर पाए। तो आंगनबाड़ियों के पास संसाधन कम है, लेकिन उनके ऊपर बोझ अधिक है। तो इस तरह से यह रिपोर्ट यही कहती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ICDS योजना का कार्यान्वयन राज्यों में असमान था। तो इस तरह से रिपोर्ट में अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा में अनुसंधान और विकास की कमी पर भी प्रकाश डाला गया है। तो इसको जो है हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गुजरात में अम्बरे आंगनबाड़ी यानी घर के दरवाजे पर आंगनबाड़ी पहल एक वीडियो श्रृंखला जिसमें शैक्षिक मॉड्यूल और आसानी से पालन की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। तो इस तरह से इस गुजरात के यह जो मॉडल है अम्बरे आंगनवाड़ी, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के साथ गतिविधियों का संचालन करने के लिए घरों का दौरा कर रहे हैं। तो सुझाव यही है कि ECI और शिक्षा देखभाल योजनाओं के अंतिम मील वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वेतन और बेहतर प्रशिक्षण में वृद्धि आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर ICDS की चर्चा की जा रही, एकीकृत बाल विकास योजना। तो दोस्तों यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन और पूर्व स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य भाल देखभाल करना है। और यह 1975 में शुरू की गई थी दोस्तों ये योजना। और इसके अंतर्गत 6 सेवाएं हैं, यानी पूरक पोषण, यानी बच्चों को सप्लीमेंट्री फूड दिया जाए, उनके वैक्सीनेशन, नियमित रूप से बच्चे की जांच की कहीं ऐसा तो नहीं वह जो है क्वाशरकोर या विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गया है, बच्चे का सही तरीके से बड़ा होना, उनकी मॉनिटरिंग करना कि उनकी लंबाई, उनकी ग्रोथ कैसी है। अनौपचारिक शिक्षा यानी 3 साल से ऊपर आंगनवाड़ी इसे देखता है, और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, और ये सारी सेवाएं गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में दी जाती हैं। और दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्तमान में सुधार की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों इसके लिए कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जब तक शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चे के स्तर से ही सही तरीके से संपर्क नहीं किया जाता, तब तक शिक्षा के वक्र को उम्र के एक व्यक्तिगत प्रगति के रूप में ठीक करना लगभग असंभव है। तो आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा करने के लिए सही जगह है, तो कई मुद्दों के कारण इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी अपर्याप्त आधारभूत ढांचा है। दोस्तों 1/4 सक्रिय आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा ही नहीं है, 36% में शौचालय ही नहीं है। सोचिए कितनी अव्यवस्थाएं हैं, इन सबको भी ठीक करना आवश्यक है। केवल सीमित संख्या में आंगनवाड़ी केंद्रों में क्रेच जैसी सुविधाएं हैं, और प्री स्कूल शिक्षा के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले मनोरंजन और सीखने की सुविधाएं। ICDS लाभार्थी सेवाओं के लिए पंजीकरण तो कराते हैं, लेकिन आंगनबाड़ियों के पास पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण वे भुगतान किए गए विकल्पों की ओर रुख करते हैं। तो इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एनएम का क्षमता निर्माण, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को अभी भी बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर कैरियर की संभावनाओं, सेवा शर्तों जैसे प्रोत्साहनों के साथ प्रदान नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन, गर्भ निरोधक और दवाओं, नियमित स्वास्थ्य संबंधी
विधिक परामर्श जैसी सामान्य सेवाओं की उपलब्धता का अभाव है। देश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अकुशल कर्मियों जैसे व्यवहार किया जाता है। उनका मासिक भुगतान जो न्यूनतम वेतन मानदंड की तुलना में बहुत कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करते हैं, क्षमता निर्माण उनका करते हैं, एक सार्थक ईसीई पाठ्यक्रम के अनुसंधान और विकास में निवेश करते हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक आदर्श लॉन्च पैड सिद्ध हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि पेज संख्या 11 पे आया है। इसको बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत डाल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस को समझना, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डोमेन को लाइसेंस कैसे देते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के विभिन्न प्रकार क्या हैं, सॉफ्टवेयर पर कॉपीराइट कैसे लागू होता है। एक कॉपीराइट एक निर्माता को अपने रचनात्मक कार्य से स्वामित्व, वितरण और लाभ का कानूनी अधिकार देता है। सॉफ्टवेयर किसी भी अन्य तकनीक की तरह इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाने वाले सभी प्रकार के लाइसेंस हैं। तो स्पेक्ट्रम के एक छोर पर मालिकाना सॉफ्टवेयर होता है जिसे एक मुफ्त लेन देन या वार्षिक लाइसेंस के रूप में खरीदा जाना होता है। और एक लोकप्रिय उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसे कंप्यूटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ खरीदा जाता है, जिसके पास आमतौर पर एक वार्षिक लाइसेंस होता है। फिर है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जो सॉफ्टवेयर के मुफ्त उपयोग की अनुमति देते हैं। तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है जो सार्वजनिक डोमेन है। कोई भी सॉफ्टवेयर या काम जो सीसी में है, विकिपीडिया की तरह मुफ्त में इस्तेमाल और वितरित किया जा सकता है। दोस्तों, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस का दूसरा रूप है परमिसिव सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जो सॉफ्टवेयर के मुफ्त उपयोग और संशोधन की अनुमति देता है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत भी विशिष्ट लाइसेंस हैं, जैसे अपाचे लाइसेंस, MIT लाइसेंस। तो अपाचे लाइसेंस का रख रखाव अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जो कि एक लाभकारी संस्था है। MIT लाइसेंस का रख रखाव मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है और इसमें GIT लैब और .NET सहित सैकड़ों सॉफ्टवेयर पैकेज शामिल होते हैं। तो क्या इंटरनेट फ्री है? क्या इंटरनेट में कॉपीराइट भुगतान शामिल है? इंटरनेट पर सामग्री तक पहुंचने और बनाने के लिए इसमें लागत शामिल होती है, जैसा कि नेटवर्क जैसी बुनियादी ढांचा लागत। हालांकि इंटरनेट का मूल स्वयं मुफ्त है और यह इंटरनेट पर सामग्री को जोड़ने, उन्हें एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल के साथ स्थानांतरित करने और वेबसाइट के पते को बनाए रखने जैसे संबंधित मानकों को अपनाने जैसे विचारों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इन विचारों को लागू करने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर पैकेज सभी को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। सर टिम बर्नर-ली के लिए कह सकते हैं, उनकी दूरदर्शिता को धन्यवाद यहां दिया जा सकता है, जिन्होंने 1989 और 1991 के बीच इंटरनेट के पीछे की प्रमुख अवधारणाओं की कल्पना की थी और पहला वेब पेज 1990 में ही लॉन्च किया था। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं क्या प्रोग्रामिंग भाषाएं निःशुल्क हैं। तो 1980 के दशक तक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं की कीमत थी, लेकिन 90 के दशक में जावा के आगमन के साथ ही 1980 के दशक में रिचर्ड स्टॉलमैन और उनकी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की पहल कई भाषाएं, विशेष रूप से आधुनिक भाषाएं जैसे गो या पाइथन जैसी लोकप्रिय भाषाओं को इन्होंने निःशुल्क बनाया। और जावा कहीं बीच में है जहां उस भाषा के मुफ्त कार्यान्वयन है जो अधिकांश सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उपयोग करते हैं, लेकिन ओरेकल द्वारा प्रदान किए गए भुगतान कार्यान्वयन भी हैं। पिछले 2 दशकों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रसार हुआ और भविष्य इसका और भी रोमांचक है। तो दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण यही है कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। तो इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 27 में इसे उल्लिखित किया गया है, जो वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक प्रस्तुतियों के लेखक होने के परिणाम स्वरूप नैतिक, भौतिक हितों, सॉफ्टवेयर पायरेसी, इन सब की सुरक्षा का लाभ का अधिकार प्रदान करता है। तो बौद्धिक संपदा के महत्व को पहली बार औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के संबंध में पेरिस सम्मेलन 1983 और बर्न कन्वेंशन 1986 में मान्यता दी गई थी। तो इस तरह से इन दोनों संधियों के तहत इसे प्रशासित किया गया था। और दोस्तों, IPR की क्या जरूरत है? तो नवाचार और आर्थिक विकास को यह प्रोत्साहित करता है। रचनाकारों को, जिसने सॉफ्टवेयर मान लीजिए बनाया है, तो उसके अधिकारों की यह रक्षा करता है
और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करता है। इसी तरह से भारत और आईपीआर, तो चूंकि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रिप्स पर समझौते के लिए भी प्रतिबद्ध है, और भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी वह सदस्य है, यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 में यह जो है बनाई गई थी और आईपीआर के भविष्य के विकास मार्गदर्शन के लिए एक विजन दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था। और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार को भारत में आईपीआर के कार्यान्वयन और भविष्य के विकास के संबंध में मार्गदर्शन और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करता है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो आईपीआर जागरूकता यानी आउटरीच और प्रचार, आईपीआर का निर्माण, कानूनी और विधायी ढांचा, आईपीआर का व्यवसायीकरण, प्रवर्तन, न्याय निर्णय, यह सब इसके उद्देश्य हैं। दोस्तों नई आईपीआर नीति की कुछ उपलब्धियां हैं तो जीआईआई रैंकिंग में सुधार, यहां पर देख सकते हैं 2015 में 81वें से सुधर कर 2019 में 52वें स्थान पर पहुंच गया है। और इस तरह से आईपीआर सुरक्षा और प्रचार के संबंध में संस्थागत तंत्र को मजबूत भी किया है। आईपी अनुप्रयोगों में बैकलॉग संशोधन, पेंडेंसी को भी कम किया है और पेटेंट और ट्रेडमार्क फाइलिंग में भी वृद्धि हुई है। यानी 17-18 की इसी अवधि की तुलना में 18-19 के पहले 8 महीनों में पेटेंट फाइलिंग में लगभग 7% की वृद्धि और इस अवधि में ट्रेडमार्क फाइलिंग में लगभग 28% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये इसकी उपलब्धियां हैं। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। देश भर की आंगनबाड़ियों में सुधार का काम लंबे समय से लंबित है, चर्चा करें। तो दोस्तों आंगनबाड़ी मॉडल ईसीई देने के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन आंगनबाड़ियों की क्षमता बहुत अधिक है, यानी कई मुद्दों को लेकर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों आंगनबाड़ी मॉडल क्या है? दोस्तों आंगनबाड़ी मॉडल क्या है, यह कैसे कार्य करता है, यह कब भारत में इसका अस्तित्व आया और आंगनबाड़ी मॉडल से संबंधित कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है, इन सब बातों को करते हुए ये निष्कर्ष में आपको जाना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किया जाए, क्षमता निर्माण किया जाए, एक सार्थक ईसी पाठ्यक्रम को लाया जाए, तभी जो है एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं केंद्र प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी एक आदर्श लॉन्च पैड सिद्ध होगा। और दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के कुछ प्रमुख प्रावधान क्या हैं और इस नीति के लागू होने के बाद इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय आईपीआर नीति की चर्चा करें और यह नीति कब आई और इसके कुछ प्रावधान, इसके प्रभाव की चर्चा करें, इसके तहत जो उपलब्धियां हैं उसको, और अंत में एक संतुलित निष्कर्ष लिखें। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।